जी नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ भौतिकी के इस तीसरे एपिसोड में, भौतिक जगत के अध्याय के तीसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम लोग भौतिकी के विचार, प्रकृति के बारे में, विज्ञान की प्रकृति से निकल के हम भौतिकी तक आ चुके थे और भौतिकी के विचारों पर बात कर रहे थे, एकीकरण और न्यूनीकरण। एकीकरण में जस्ट एक रिपीटेशन और जस्ट एक कंप्लीटनेस के लिए मैं एक दो सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। वो ये कि एकीकरण की प्रक्रिया में आप क्या करते हैं कि कोई छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस पर नियम बनाते हैं और उनको एक्सटेंड करते हैं बड़ी चीज़ों पर, बड़ी बड़ी वस्तुओं पर। जैसे सेब के गिरने का आपने एग्जाम्पल लिया और उसको ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल्स और सारी वस्तुओं और सारे ग्रहों पर लागू कर दिया, तो वो एक एकीकरण की प्रक्रिया थी। इसके उलट एक न्यूनीकरण की प्रक्रिया है। न्यूनीकरण की प्रक्रिया में उदाहरण है जैसे ताप का। न्यूनीकरण ताप का है कि पूरी वस्तु का ताप क्या होगा। अब ये कैसे, पूरी वस्तु का ताप तो आपने ले लिया, आपको मालूम है, आपको एक इंडिविजुअल पार्टिकल, जैसे मान लीजिए ब्राउनियन मोशन की या मॉलिक्यूलर मोशन की बात करें, आपको पूरा मोशन तो दिख नहीं रहा है, हर मॉलिक्यूल का मोशन आपको नहीं दिखेगा। आप कैसे मालूम करेंगे कि उसका वस्तु का ताप लेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, ताप लगाएंगे, उस तापमान से आप 3/2 kT, एक आप आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि उसकी एनर्जी 3/2 kT होती है। तो 3 एनर्जी आप टाइप टी ले लिया के एज कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। आप इन सब के बारे में बहुत सूचना, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, कक्षा 11 में ही पढ़ेंगे। और इस सूत्र को उपयोग करते हुए आप एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी, वो सारी की सारी एनर्जी स्थितिज ऊर्जा और के फॉर्म में नहीं है, वो सारी की सारी एनर्जी, उसका अधिकांश भाग उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में है। तो गतिज ऊर्जा जैसे निकाले तो आपको हर मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा मालूम पड़ जाएगी। सिमिलरली आपको आंतरिक ऊर्जाएं मालूम पड़ जाएंगी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, जो दूसरे वेरिएबल्स हैं, दूसरे जो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर के, ऊष्मा गति, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गति की कैरेक्टरिस्टिक्स के, उन सब के बारे में आप जानकारी ले सकेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये एक बड़ी चीज़ को देखा, बड़ी चीज़ से स्टार्ट किया और आप बड़ी चीज़ से स्टार्ट करके आप छोटी चीज़ पर आ गए, छोटी छोटी चीज़ पर आ गए। बड़ी चीज़ से स्टार्ट किया और आप नीचे की तरफ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये एक न्यूनीकरण, रिडक्शनलिज्म की प्रक्रिया है। द सेम प्रोसेस आपकी ऑप्टिक्स में होती है, प्रकाशिकी में होती है कि आप प्रकाश के बड़े बड़े प्रभाव देखते हैं, रिफ्रैक्शन देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन देखेंगे आगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या कॉम्प्यूटर स्कैटरिंग या पेयर प्रोडक्शन या इंटरफेरेंस, जिसे व्यतिकरण, विवर्तन और पोलराइजेशन, ये सब देखेंगे आप। और इन सब को मैं आप बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं और बड़ी से फिर छोटी चीज़ों की ओर चलते हैं। तो ये न्यूनीकरण की प्रक्रिया है। तो इस तरह से आपने क्या समझा दोस्तों कि जितनी भी नेचुरल परिघटनाएं हैं, प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, उनको कुछ संकल्पनाओं, कुछ रूल्स और कुछ कंसेप्ट के पदों में आपने व्यक्त कर लिया। आपने फिजिक्स के रूल्स निकालने का, नियम निकालने का और उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, उन स्टेप्स को अब तक समझ लिया कि फिजिक्स में आप किस तरह से नियम बनाते हैं, फिजिक्स में किस ऑब्जर्वेशन से बढ़ते हुए, उनको लागू करते हुए और एक्सपेरिमेंट करते हुए आप आखिर तक उसको नियमों के पदों में और कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में किस तरह से लिख पाते हैं। इस प्रक्रिया को हमने अब तक जिक्र किया और समझा। अब थोड़ा सा कुछ अब प्योर फिजिक्स पर आ जाते हैं दोस्त, प्योर भौतिकी पर आ जाते हैं, बिल्कुल स्थूल भौतिकी पर, बिल्कुल प्योर जिसे कहते हैं गूढ़ भौतिकी। इसकी प्रयोजनाएँ हैं और इसके उत्तेजनाएँ हैं। मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य, इस उद्देश्य में बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई यहाँ पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं करने वाला हूँ, कोई सूत्र नहीं लिखने वाला हूँ इस अध्याय में। इस अध्याय में आपके दिल में एक कौतूहल जगाने का मेरा प्रयास भर है। तो उसमें इस भौतिकी के हम 3 भाग करते हैं, नॉर्मली 3 भाग करते हैं। एक भाग वो है स्थूल भौतिकी, जिसे चिरसम्मत भौतिकी, जिसे अंग्रेजी में क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। ये स्थूल भौतिकी मतलब जो कि दृढ़ पिंड, बड़े बड़े पिंड हैं, जो कि आप अपने आँखों से देख पाते हैं, इतने बड़े पिंड हैं, चाहे वहाँ से लेकर आँखों से देख पाए जाने वाले पिंडों से लेकर और जो बड़े बड़े ग्रहण हैं, खगोलीय पिंड हैं, उन सब को बीच में स्थूल गण ले लेते हैं, जो कि आपके मानव जाति के आँख से मानव देख सकते हैं अपनी आँखों से। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल नंबर जरूर देना चाहूँगा कि देखिए, आप अपनी आँख से सबसे छोटा छोटा पार्टिकल कितने साइज का देख सकते हैं, किस आकार का होना चाहिए वो कण। वो कण लगभग 1 मिलीमीटर का 1/10वां हिस्सा। आपकी आंख लगभग 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर समझते हैं ना, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, 1 सेंटीमीटर और 1 फीट में 12 इंच का जो स्केल आपके पास है,
उसमें लगभग 30 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर का 1/10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मतलब 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रॉन्स, क्योंकि 1 माइक्रॉन है 10⁻⁻6 मीटर्स का। तो 100 माइक्रॉन्स या को ही आप देख पाते हैं एक स्वस्थ आंख, इससे छोटी वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं। तो ये स्थूल है जो कि आप अपने आंखों से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे जो घटनाएं आप प्रयोगशाला में देख रहे हैं, पार्थिव शरीर है, टेरेस्ट्रियल पार्थिव चीज़ें हैं, और जो खगोलीय घटनाएं हैं, इन सब चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। तो ये सब स्थूल भौतिकी के परिक्षेत्र में आती हैं। पर सारी प्रकाश की इसमें आती है, ऊष्मा गति की इसमें आती है, वैद्युत गति की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसमें आती है, यांत्रिक मैकेनिक्स इसमें आती है। स्थूल को हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी पहले कहते थे, अब इसका नाम हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है क्वांटम फिजिक्स, या जिसको माइक्रो फिजिक्स भी कहते हैं, माइक्रो फिजिक्स भी कहते हैं। पहले इसका नाम माइक्रो फिजिक्स ही कहते थे, अब क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। पिछले 200 साल से, 200 नहीं, करीब 125 साल से, लगभग 125 साल से क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। माइक्रो फिजिक्स मतलब उन परिघटनाओं के बारे में बात करते हैं इसमें, जिन परिघटनाओं को कि आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। जैसे अणुओं की संरचना क्या है, अणुओं का व्यवहार क्या है, अणुओं की गति क्या है, परमाणुओं की गति क्या है, परमाणु किस तरह से कार्य कर रहे हैं, नाभिक किस तरह से कार्य कर रहे हैं, अंतर नाभिक के अंदर क्या है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियन से आप जानते हैं। फिर अब तो हम बात करते हैं न्यूक्लियन के अंदर भी क्या है। न्यूक्लियन के अंदर 4 पार्टिकल है, के पार्टिकल है, डब्ल्यू पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स हैं। इन सब पार्टिकल्स को, और अब तो उनके पार्टिकल्स की भी बात करते हैं, प्रियॉन्स की भी बात करने लगे हैं। तो वो सारे के सारे जो है सूक्ष्म भौतिकी या क्वांटम भौतिकी या माइक्रो साइंस क्वांटम भौतिकी, अभी हाल ही में पिछले करीब 30 साल में, लगभग पिछले 30 साल में एक नया एरिया और डेवलप हुआ है जो कि इन दोनों के बीच में है। ये जो सूक्ष्म भौतिकी की बात करते हैं उसमें एक अणु परमाणु की नाभिक की बात कर रहे हैं लगभग, जो कि रफली 10⁻⁹ मीटर्स या उससे और कम के स्तर के हैं, उससे और कम की लंबाई के हैं, उससे और कम के आकार के हैं। इसके बीच में एक मीजो फिजिक्स, जिसे मध्याकार भौतिकी कहते हैं, जिसमें कि कुछ परमाणुओं या कुछ अणुओं का समूह है। जैसे नैनो फिजिक्स, पूरा का पूरा एक नया साइंस निकला है, नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे नैनो फिजिक्स, नैनो साइंस, नैनो फिजिक्स कहते हैं, और उसकी टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका कि उपयोग आज सब जगह सभी क्षेत्रों में हो रहा है। मेडिसिन से लेकर हथियारों तक सब में उसका उपयोग हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का। पेंट से लेकर, घरों में दीवार में पेंट करते हैं वहां से लेकर, और आपके घरों में श्रृंगार तक, मतलब हमारे जो श्रृंगार की कॉस्मेटिक्स हैं वहां तक हम नैनो फिजिक्स को यूज कर रहे हैं, तो नैनो साइंस को यूज कर रहे हैं। तो वो मध्याधिकार भौतिकी है, जहां पर कि अंतर क्या है, देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि स्थूल भौतिकी में हम उस तरह की सब संरचना और या उस तरह की परिघटनाओं पर विश्वास पर पढ़ाई करते हैं, उनकी विवेचना करते हैं, जो कि पार्टिकल्स के बहुत बड़े समूहों द्वारा होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं बल्क प्रॉपर्टीज, बहुत बड़े, जिसमें लाखों परमाणु हैं, लाखों अणु हैं, उनके बहुत बड़े परमाणु, जिस समूह को कि हम अपनी आंख से देख सकते हैं। परमाणु और क्वांटम फिजिक्स में क्या देखते हैं, एक पार्टिकल हो, 2 पार्टिकल हो, 5 पार्टिकल हो, 10 पार्टिकल हो, इससे ज़्यादा नहीं। आमतौर से इंडिविजुअल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। दूसरा या और मध्याकार, इसके बीच में जो मध्याकार जिसे मीजो फिजिक्स कहते हैं, वहाँ पर परमाणु या अणुओं के 100, 200, 250, 1000 अणु हो, 1000 पार्टिकल हो बस। तो वहाँ पर एक नई तरीके की, उसमें होता क्या है, आप आगे देखेंगे जब हम स्थूल भौतिकी पर जाते हैं, क्लासिकल फिजिक्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारे प्रॉपर्टिकल्स की मिलीजुली प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कलर, किसी वस्तु का रंग, किसी वस्तु का रंग अगर आप देखना चाहेंगे तो वो एक, मैंने आपको कहा था ना अभी कि प्रकाश की सारी प्रकाश की आपके क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स में आती है, ऑप्टिक्स। तो जैसे कलर, रंग है किसी वस्तु का, तो रंग जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि वो उसके पार्टिकल के अणुओं और परमाणुओं के लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणुओं का एक सम्मिलित कैरेक्टरिस्टिक है, सम्मिलित गुण है रंग। इसीलिए आपको मैं विश्वास दिलाऊं, आप समझना चाहेंगे, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस पॉइंट को। आप चूड़ी लीजिए, चूड़ी तो कांच की चूड़ी सबने देखी होंगी, सब यूज करते होंगे। कांच की चूड़ी लीजिए, कांच की चूड़ी को आप घिसिए मोटर पेंसिल से, है ना, घिसिए, उसका पाउडर बनाइए। आप क्या पाएंगे कि जो रंगीन चूड़ी थी उसका पाउडर जब आप देखेंगे तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा वो, तो वो आपको सफेद दिखाई देगा। कभी आपने सोचा है कि
आपके रसोई में जितने भी पाउडर हैं, आपकी केमिस्ट्री की लैब में जितने भी पाउडर्स हैं, उनके रंग अक्सर सफ़ेद हैं। कॉपर सल्फेट को आप जो देखते हैं ना, वो पाउडर नहीं है, वो पाउडर वो उसका हाइड्रेटेड पाउडर है, वो जो नीला देखते हैं, नीला तोता जिसे कहते हैं, CuSO4.7H2O है, वो आपने पढ़ा होगा, वो नीला होता है, वो उसमें पानी बीच में आ गया है, तो वो एक सम्मिलित कणों की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब आप प्रकाशिकी में जब जाएंगे, आगे से पढ़ेंगे, मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि जब पार्टिकल के सामने, तो जब उस पर प्रकाश गिरता है तो या तो रिफ्लेक्ट होता है, एक तीसरी चीज़ और होती है, स्कैटरिंग, विकिरण, स्कैटरिंग होती है। तो जब रिफ्लेक्ट होता है तो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज मालूम पड़ती है, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में पार्टिकल की प्रॉपर्टीज मालूम पड़ती है, उस मीडियम की प्रॉपर्टीज मालूम पड़ती हैं। जैसे कोई कांच का रंग नीला है या हरा है या पीला है, या किसी वस्तु का वो ट्रांसमिशन में है, रिफ्रैक्शन में है, मेरी कमीज हरे रंग की है, या हमारे आसपास की वस्तुओं के कलर रंग हैं, तो वो आप रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं, परावर्तन में देख रहे हैं। लेकिन यही दो प्रक्रियाएं नहीं है, एक स्कैटरिंग भी है। जब वस्तु का आकार बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, परमाणु या अणु के आकार का बहुत छोटा हो जाता है, मतलब उसकी जो प्रकाश उस पर गिर रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य के आकार का लगभग हो जाता है, तब वहाँ पर वो जो प्रकाश है वो उस पार्टिकल के अंदर नहीं घुस पाता है, उस संरचना के अंदर नहीं घुस पाता है, बल्कि उससे पहले ही होकर के लौट आता है। तो श्वेत प्रकाश गया और श्वेत प्रकाश ही लौट आया, तो चीज़ें सफ़ेद नजर आती हैं। देखिए, जब प्रकाश मेरे ऊपर, मेरे शर्ट हरी दिख रही है आपको, कैसे दिख रही है हरी? कि सफ़ेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश मेरी शर्ट पर गिरा, आया, उस श्वेत प्रकाश को यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ मेरी शर्ट पर। इसकी पूरी प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। नाम आपके 11वीं 12वीं के स्तर पर भी बिल्कुल चर्चा नहीं होगी, बेसिक पर भी चर्चा नहीं होगी उसकी, MSc में जाकर थोड़ी चर्चा शुरू होगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप श्वेत प्रकाश मेरी शर्ट पर आया, सारा प्रकाश एक तरह से एब्जॉर्ब हुआ, वो प्रकाश यहाँ से कुछ हुआ मेरी शर्ट के अंदर, इस वस्तु के, इस तत्व के अंदर, इस पार्टिकल के, इस वस्तु के अंदर, और वहाँ से हरे रंग का प्रकाश आपकी आँख पर पहुँचा, रिफ्लेक्ट हुआ, सिर्फ हरे रंग का। तो आपकी आंख पर श्वेत प्रकाश की बजाय हरे प्रकाश पहुंचा, तो आपको ये भाव हुआ कि इस वस्तु का रंग हरा है। इसी तरह से आप सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। ये काला है लैपटॉप, तो इसका काला ये है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की अनुपस्थिति है, काला कोई का रंग नहीं होता, प्रकाश की अनुपस्थिति है। जितना भी श्वेत प्रकाश इस काली वस्तु पर गिर रहा है, वो सारा का सारा प्रकाश वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और कोई भी प्रकाश वहाँ से परावर्तित नहीं हो रहा है। आप इसको परावर्तित समझिए, नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वस्तु काली नजर आ रही है। काला रंग कोई नहीं होता दोस्तों, काला रंग प्रकाश की अनुपस्थिति को इंगित करता है। रंग एक स्थूल प्रकृति का नियम का कैरेक्टरिस्टिक है, क्लासिकल फिजिक्स में आता है। लेकिन अगर इसी आपको मैं बता रहा था कि जैसे सफ़ेद पार्टिकल है, सफ़ेद पाउडर है, अगर किसी को चूड़ी को अगर आप पीसेंगे और उसको चूरा बना देंगे, बिल्कुल फाइन चूरा बना देंगे, तो पार्टिकल बहुत छोटा हो जाता है और सफ़ेद प्रकाश उस पर पड़ ही नहीं पाता है और वो पहले से ही लौट आता है। तो सफ़ेद प्रकाश गया था, उस पार्टिकल से स्कैटर होकर के पहले से ही लौटाया, श्वेत ही लौटाया, तो सफ़ेद गया था, सफ़ेद लौटाया, आपको कुछ नज़र ही नहीं आया। आप कभी कॉपर सल्फेट को लेकर के देखिए, हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप करें तो बहुत थोड़े कंट्रोल्ड और बड़ी सावधानी से करें, किसी बड़े के साथ साथ करें, और किसी ऐसी वस्तु में करें जिस वस्तु का आप खाने पीने के लिए एकदम से गर्म ना इस्तेमाल ना कर रहे हो, उपयोग में ना ला रहे हो, उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट जो आपको नीला होता बाजार में मिलेगा, उसको हल्का सा गर्म कीजिए, तो CuSO4.7H2O है, वो 7H2O वहाँ से भाग जाएगा, उड़ जाएगा, गर्मी से निकल जाएगा, आपको सफ़ेद मिलेगा। तो फिर से पानी डाल दीजिए, फिर से नीला हो जाएगा। क्या हुआ इस प्रक्रिया में कि जो H2O ने उसको सारे पार्टिकल्स को बाइंड कर दिया, तब CuSO4 का आप एक कंबाइंड रूप से कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं। जब आपने पाउडर बना दिया और सारा पानी वहाँ से उड़ा दिया और बीच में सारे पार्टिकल अलग अलग हो गए, बिल्कुल चूरा अलग अलग हो गया, तो आपको उसका पार्टिकल का प्रॉपर्टी दिख रहा है। अब पार्टिकल की प्रॉपर्टी है वो इतना छोटा है कि प्रकाश को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, तो वो सफ़ेद नज़र आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। नैनो फिजिक्स में भी यही है कि नैनो फिजिक्स में एक ग्रुप होता है मटेरियल का, एक मटेरियल का ग्रुप, मध्याकार भौतिकी में जो कपाण है वो ग्रुप होता है परमाणुओं और अणुओं का, और उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ नज़र आने लगती हैं। देखिए, स्थूल भौतिकी में या क्लासिकल फिजिक्स में आप पार्टिकल की प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे हैं, आप मटेरियल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मटेरियल मतलब जिसमें कि बहुत सारे पार्टिकल्स, कणों का समूह है, अरबों खरबों कण हैं, और यहाँ पर बहुत कम है। तो जब आप दोनों स्थितियों में अलग अलग बात होती है, और उसकी रिएक्टिविटी, जिसकी क्रियाशीलता बोलते हैं ना, इंडिविजुअल एटम पार्टिकल्स की बहुत अलग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, ग्राफीन दुनिया का
जो कि एक नैनो पार्टिकल है, ग्राफीन नैनो पार्टिकल है। ये सबसे हार्ड मटेरियल है और बहुत गजब का मटेरियल है ग्राफीन। इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत असूल है। और सारे स्पेसशिप्स वगैरह जो बन रहे हैं आजकल कार्बन रीइंफोर्स मटेरियल के बन रहे हैं, ग्राफीन के बन रहे हैं। तो खैर उन सब चीज़ों को हम और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये इसका आप मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा होगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में और समझने में। अब देखिए, मैं अब इसके कुछ भाग हैं, कुछ भागों की बात मैं करना चाहता हूँ। अपनी इन दोनों कक्षाओं में 11वीं और 12वीं में खास तौर से कुछ यांत्रिकी पढ़ेंगे, कुछ गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, वैद्युत गतिकी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, प्रकाश की पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स उष्मा गतिकी पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स वो है जो कि आपको मैंने बताया था कि जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहले पूर्वार्ध में जो विकसित हुई, जो भौतिकी विकसित हुई, उसको हम मॉडर्न फिजिक्स, आज भी मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। क्योंकि उस समय इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हुई हैं फिजिक्स में कि जो टक्कर की अभी तक हम और नहीं कर पाए हैं, और उनको ही यूज़ कर रहे हैं और उससे बनाते हुए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी और सारी तकनीकें विकसित कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, चाहे वो एक छोटे से पूरी की पूरी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी एक छोटे से पिन टॉप पर आ जाती है आज। वो इसीलिए आ जाती है क्योंकि क्वांटम डॉट्स की संरचना क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स से हुई है। क्वांटम डॉट से मटेरियल्स को हमने समझा है अच्छी तरह से। इस देश में दोस्तों, मैं आपने देखा होगा कि आप तो बड़े बच्चे हैं, कक्षा 11 के बच्चे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी पेंसिलें आपको बाज़ार में मिलती हैं जो कि मुड़ सकती हैं, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। मैं लाया नहीं हूँ अपने साथ, फिर किसी और मौके पर मैं आपको ला कर दिखाऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपने देखा होगा, मुझे पूरी तरह से श्योर हूँ आपने अच्छी तरह से देखा होगा। आप लोगों की बर्थडे बनती होगी तो आपके दोस्तों ने ज़रूर बचपन में गिफ्ट की होगी। मैं तो बड़ा हूँ तब भी मुझे देते हैं लोग, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो पेंसिल की अवधारणा देखी होगी दोस्तों, वो एक लकड़ी की पेंसिल है, उसके बीच में ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट के बीच में लकड़ी को इसलिए लगाया जाता है जिससे कि वो जो ग्रेफाइट है वो मजबूत बना रहे और टूटे नहीं। तो जब टूटेगा नहीं तो देखिए ग्रेफाइट को आपने देखा है कि भंगुर है, फ्रेजाइल है, भंगुर है, टूट जाता है बड़ी जल्दी। और लेकिन जब आपने पेंसिल को देखा होगा कि आप उसको चाहे से घोड़ मोड़ दीजिए, टूटता नहीं है, सब कुछ सही है। तो ये ऐसा कैसे हुआ ये इसमें, इस प्रक्रिया में कि ग्रेफाइट को हमने पिघलाया, मेल्ट बनाया, उस बीच में कुछ थोड़े से पॉलीमर्स, धागे, जैसे मकड़ी के जाले हैं, मकड़ी के जाल धागा कितना मजबूत होता है आप सबको मालूम है, उस तरीके के पॉलीमर्स को, केमिकल पॉलीमर्स को बीच में डाल दिया और फिर एकदम से उसको ठंडा कर दिया और फिर काट के बना लिया। तो उसमें दोनों तरह के, दोनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज आ गई, कार्बन की भी और पॉलीमर की भी। ऐसे तरह के मटेरियल को हम कंपोजिट मटेरियल्स कहते हैं। और इस तरह के मटेरियल्स को भी हम सब देख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी नियम है और जितनी भी ये चीज़ें हैं, उससे टेक्नोलॉजी किस तरह से बन रही है। आपने देखा ये पिछले 25 साल की चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं है। मुझे याद है 93 में मैंने ख़रीदा था इस तरह की पेंसिल को। तो आई बॉट इट 1 पेंसिल फॉर $10, $10 की एक पेंसिल थी, और उस समय $30 का $1 था। सन 1993 की बात है, 1993। तो खैर एनीवे, और आज $10 की एक है, आपको अपने घर के पास में $10 में एक मिल जाती है बड़े आसानी से। इस तरह की चीज़ों से का समावेशन, आप टेक्नोलॉजी बहुत आगे करती है, आपकी लाइफ को सिंपल बनाती है। इस तरह की चीज़ें खाली, ये तो एक उदाहरण जो कि आपने देखा है, स्पेसशिप्स की शेप बदल चुकी है। जो स्पेसशिप आज से पहले स्पुतनिक और अपोलो के टाइम में थे, वो स्पेसशिप आज नहीं है, बिल्कुल अलग है। हथियारों की शेप बदल चुकी है। आपके घरों में सब चीज़ें, आप देखते थे कि आपके रेफ्रिजरेटर्स बदल चुके हैं। पहले अगर आपके घर में जी का या गोदरेज का पुराना एक रेफ्रिजरेटर है और आज के जो नए रेफ्रिजरेटर है उनके बदल चुके हैं। टेलीविजन्स आप देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े टेलीविजन से आप बिल्कुल कैलेंडर नुमा टेलीविजन आ चुके हैं बाजार में। अभी और कैलेंडर नुमा होंगे, बिल्कुल कैलेंडर की तरह से फोल्ड किए जा सकेंगे। अभी तो अगले आने वाले 5 या 10 सालों में आप इस तरह के टेलीविजन को देखेंगे। तो ये सब इसके एक्साइटमेंट्स हैं, फिजिक्स के, साइंस के एक्साइटमेंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा इन सब को बारे में सोचने में और इन सब बातों को पढ़ने में। तो यांत्रिकी में हम गति के नियम पढ़ते हैं, किस तरह से वस्तुएं एक दूसरे को चलती हैं, किस तरह से गति करती हैं, किस तरह से घर्षण के नियम है। ये सब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, हम इस आगे आने वाले अध्यायों में और पढ़ाएंगे। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियम है, कणों के निकायों की गति या संतुलन। कणों के निकाय हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे से बॉडीज़ हैं, वो सब मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। वो पूरा का सिस्टम किस तरह से गति कर रहा है, जैसे बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी की पूरी बस किस तरह से मूव कर रही है और उनमें आपस में किस तरह से संतुलन बना हुआ है, किस तरह से बैलेंसिंग है, लीवर किस तरह से काम कर रहे हैं और बैलेंसिंग किस तरह से है, किस तरह से रिजिड बॉडीज़ हैं, किस तरह से खराब मुड़ जाने वाले और विरूपित हो जाने वाले
तत्व पदार्थ है। जैसे रबड़ है, रबड़ को अगर आप प्रेस दबाएंगे तो रबड़ की शेप बदल जाएगी। क्ले है, क्ले को अगर आप प्रेस करेंगे तो उसकी शेप बदल जाएगी, एंड सो फार सो ऑन। इस तरह से इन सभी चीज़ों की गति के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में हम यांत्रिकी के अंदर पढ़ते हैं। वैद्युत गतिकी, पहले आज से 400 साल पहले इस तरह से माना जाता था लगभग कि विद्युत अलग चीज़ है और मैग्नेटिज्म अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। फेराडे के नियम ने ये दिखाया और लेंज के नियम ने, एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया, फेराडे और लेंजेस के नियम ने, ऑस्टेड के नियम ने इसको दिखाया। ऑस्टेड की कहानी आप पढ़िएगा दोस्तों, आपके 10वीं कक्षा की क्लास में किताब में भी दी गई है, और आप अलग से भी नेट कर से गूगल करके पढ़ सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का एक हल्का सा भाव बताऊं कि एक्सीडेंट में वो उन्होंने ये इस इफेक्ट को देखा था कि करंट से या गतिशील आवेश के द्वारा कोई मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकत्व पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये एक एक्सीडेंट में मालूम पड़ा था उनको। तो देखिए एक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हुए हैं। इस एक्सीडेंट्स ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का विकास किया है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का। हमेशा कोई चीज़ें बहुत सोची समझी तरीके से नहीं हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो विकसित हुई हैं, बहुत सारे जो नियम बने हैं, बहुत सारी जो परिघटनाएं देखी गई हैं, वो एक्सीडेंट्स में देखी गई हैं। कि कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसकी विवेचना करने के लगे, तब मालूम पड़ा कि एक नई घटना का मालूम पड़ा, एक नई परिघटना और एक नई सोच का विकास हुआ। तो इस तरह की घटनाओं से सब बढ़ा पड़ा। आपकी पुस्तक में बहुत सारे बॉक्स आइटम हमने देने की कोशिश की है, हर जगह जगह पर। उन बॉक्स आइटम को आप जरूर पढ़िएगा। वो इम्तहान में नहीं आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपके स्वयं विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सोच के बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन को पढ़िए, आइंस्टाइन को पढ़िए, उलेनब्रुक को पढ़िए, बुर्चन को पढ़िए, इन सबको जरूर पढ़िएगा जरूर। खैर कोई बात नहीं। तो एक ये माना जाता था, तो जब फेराडे और लेंजेस के नियम आए और फिर बाद में कूलम का, एम्पियर का लॉ पहले से था, इन सबको लॉ को जोड़ते हुए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस लिख दी और उस सब चारों फील्ड्स को जोड़ दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई ये मैक्सवेल की थ्योरी। शायद जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मैक्सवेल के जो थ्योरी में, जो मैं अपनी विजडम के हिसाब से, टू द बेस्ट ऑफ माई विजडम, मेरी अपनी समझ के हिसाब से वो सबसे प्रमुख थ्योरी है फिजिक्स की, जिसने फिजिक्स की सोच को सारा बदल के रख दिया। आज भी हम उसको देवता की तरह से मानते हैं, देव तुल्य है वो थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी हम सभी लोगों के लिए। तो देखिए, आप देखिए, सारी चीज़ों को जोड़ना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सारी परिघटनाओं को, सारी संकल्पनाओं को जोड़कर एक साथ लाना, एक सूत्र में पिरोना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को वैद्युत गतिकी में जोड़ा और देखा कि आवेश, विद्युत आवेश और चुंबकत्व दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आज से कुछ साल पहले तक हमारा ये मानना था कि सब चुंबकत्व 2 तरीके से पैदा हो सकता है, या तो पृथ्वी के चुंबकत्व की तरफ से या धारावाही विद्युत चालक के द्वारा। लेकिन अब धीरे धीरे समझ बदल रही है और बहुत सारे प्रश्न ये भी अभी पूरी तरह से इसके बारे में पूरा ठोस ज्ञान नहीं है। लेकिन लोगों का मानना यह है कि धरती के अंदर भी या किसी दूसरे ग्रह के अंदर भी जहाँ चुंबकत्व देखा गया है, वहाँ पर चुंबकत्व, वहाँ पर अंदर चलने वाले करंट्स की वजह से ही हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा इस तरह से कि मैक्सवेल ने किस तरह से चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों को मिलाया और विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रभाव बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स बनाया, और उसके उपयोग करते हुए आपने देखेंगे कि सारे वैद्युत परपथ डेवलप हुए। धारावाही चालक से किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एंटीना बनाया, सैटेलाइट्स बनाए, वहाँ से सारी चीज़ों का संचरण बताया। मैं आपके साथ आज बात कर पा रहा हूँ तो वो उस मैक्सवेल साहब की मेहरबानी से ही कर पा रहा हूँ कि उनके सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हमने यहाँ पर इन तरंगों का इनका यूज़ किया। उन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश से जो किरणें आ रही हैं, वो किरणें और कुछ नहीं है बल्कि उनकी प्रकृति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब विद्युत चुंबकीय है। उन्होंने विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को मिलाया। इस सब के बारे में हमें दोनों कक्षाओं में पढ़ेंगे, 11वीं 12वीं में। इसके बाद वह है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, मैं शुरू में से बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। तो लेकिन अब एक तो उसको जस्ट समाप्त करने के लिए कि प्रकाशिकी के अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हुए हमने सूक्ष्मदर्शी बनाए हैं, दूरदर्शी बनाए हैं। उनकी क्रियाविधि को पढ़ेंगे। थिन फिल्म्स के कलर होते हैं, पतली झिल्ली के रंग, बहुत पतली झिल्ली, पतली जैसे साबुन के झागों में आप रंग देखते हैं, उस तरीके की चीज़ों को आप पढ़ेंगे। इंद्रधनुष जैसी चीज़ों को परिघटनाओं को पढ़ेंगे। उनको किस तरह से आप मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसके नियमों को उत्पादन करके आप
अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मशीनिंग में, वेल्डिंग में, कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, उपयोग करने ला सकते हैं। इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। इन सब चीज़ों के आपके एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं। आप देखिए आँखों के ऑपरेशन होते हैं, किस तरह से होते हैं? लाइट डालते हैं ना, लाइट बीम डालते हैं ना आपकी आँखों के अंदर, लेज़र बीम डालते हैं ना, एक्साइमर लेज़र कहते हैं, जिसे डाइमर कहते हैं। आप अक्सर अखबारों में विज्ञापन देखते होंगे कि एक्साइमर लेज़र है, डाइमर लेज़र है, इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो वो सब प्रकाश की ऑप्टिक्स की वजह से ही हो रहे हैं ना। ऑप्टिक्स में जितना ज्ञान बढ़ा है हमारा, उससे हमें मदद मिली है। फिर ऊष्मागति, थर्मोडायनेमिक्स एक और अध्याय है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ऊष्मागतिकी के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, सारे इंजन, हीट इंजन कैसे डेवलप होता है। एक बात बड़ी अजीब है ये जो ऊष्मागतिकी के बारे में दोस्तों, इस ऊष्मागतिकी के लिए थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल्स हैं, उसके रूल्स को आपने किस तरह से प्रतिपादित हुए। इसमें टेक्नोलॉजी पहले आ गई थी और रूल्स बाद में बने। जैसे हीट इंजन पहले आ गए थे, इंजन पहले बन गए थे, उसको बनाते हुए फिर बाद में विकास किया उन सब चीज़ों का हमने, और आगे परिष्कृत किया। लेकिन उस सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमने पहले रूल बनाने पड़े। वो एक्सपेरिमेंट से हम थ्योरी पर आए, तो एक्सपेरिमेंट से थ्योरी पर आए, थ्योरी से भी एक्सपेरिमेंट पर जाते हैं बहुत सारी दफ़ा। तो इस तरह का वैसे वैसा चलता है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का जो बीच में दो, मैंने आपके सामने एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है, ये ब्रिज किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से टेक्नोलॉजी और साइंस जुड़े हुए हैं आपस में। साइंस, टेक्नोलॉजी, देखिए बहुत सारी दफ़ा एक्सपेरिमेंट से आपको थ्योरी मिलती है, कई सारी दफ़ा थ्योरी से एक्सपेरिमेंट मिलता है। इन सब बातों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा आपसे अगले एपिसोड में दोस्तों। कुछ इसी अध्याय पर अभी और बात करनी है आपसे। इस सब के साथ नमस्कार।